Hmm. Yesterday, we had lecture from evening 5 to 6. उसमें हमने stoichiometry start किया था. In stoichiometry, we had seen two methods, mole method and that second method, factor-level method. दो methods हमने देखे थे कल. किसी को कहीं कुछ डाउट है दोनों मेथड्स में, थ्योरी में, इन एनी पार्ट, दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ, पूछ सकते हो जो भी डाउट्स है. अदरवाइज हम थर्ड मेथड पे चलते हैं. Is there any doubt in this two method, first two methods? ठीक है. Everything is clear. Swam Prakash, Suhas, Srishti, Rohan. Yes, sir. Yes, sir. Principle of atomic conservation, POAC. It is applicable on atoms, not on molecules. POAC, principle of atomic conservation. It is based on conservation of atoms. That is, atom cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में atoms को ना create किया जा सकता है ना destroy किया जा सकता है. Clear? सिर्फ हम atoms को एक compound से दूसरे compound में convert कर सकते हैं. Example N2 plus H2 giving ammonia. नाइट्रोजन एटम पहले N2 के फॉर्म में था. Now when it is reacting with hydrogen, it is converting into form of ammonia. तो मॉलिक्यूल एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, बट एटम्स जितने नाइट्रोजन के यहाँ पर होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होंगे. टोटल एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इन रिएक्टेंट साइड must be equal to the total atoms of the same element in the product side.
Fourth point, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड, और हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली व्हेन वी आर नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन तब हम इसका यूज कर लेते हैं, जो हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं पीओसी का। KClO4 is giving KClO3 plus O2. We are not going to balance the equation. Even यदि बैलेंसिंग दे भी रखी तो मैं कोफिशिएंट यूज नहीं करना होता है। 275 ग्राम ऑफ KClO4 डिसोसिएट इनटू O3 KClO3 and O2। हमें इसका वेट बताना है और इसका वेट बताना है। POAC कैसे यूज करना है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है उसका। सबसे पहले POAC लगाते हैं हम पोटेशियम पर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन पोटेशियम। चलो मोल्स ऑफ KClO4 इंटू 1, जितने भी KClO4 के मोल्स है उतने ही पोटेशियम होंगे क्योंकि एक ही पोटेशियम है वन मॉलिक्यूल में। यदि हम ऑक्सीजन पे POAC लगाते हैं तो इंटू 4 कर देते हैं यहाँ पर, जो हम सेकंड केस में लगाएंगे भी। या moles of KClO3 into 1, only one potassium atom is there in one molecule. Moles of O2 into 0 because there is no potassium in oxygen, तो इसमें 0 पोटेशियम है, 0 का मल्टीप्लाई कर दिया। या यदि हम सेकंड POAC यूज करें, POAC on oxygen, moles of KClO4 into 4, यहां पर 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 KClO4 has 4 atoms, तो जितने भी KClO4 के moles into 4, that should be equal to moles of KClO3 into 3 plus moles of O2 into 2, 4 atoms per molecule into 4, 3 atoms per molecule into 3, 2 atoms per molecule into 2, कुछ ऐसा कर दिया है हमने। या so total oxygen atom in the reactant side must be equal to the total oxygen in the product side. There are two products,
विच कंटेन ऑक्सीजन एटम, पहले में ऑक्सीजन लिखा, दूसरे में लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट होते, दोनों को ऐड कर देते, 3 रिएक्टेंट होते, तीनों को ऐड कर देते। क्लियर है इतना? क्या ये समझ में आ रहा है जो बोर्ड पे लिखा है अभी? मानसी, Yes, sir. जयेश, गौरी? Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, मोल्स निकालना है, वेट दे रखा है, हमें वेट बाय मोलार वेट लगा देते हैं। 275 अपॉन पोटेशियम 39, 35.5, 64, 8 करके चेक कर लो, ये 138.5 आएगा। तो ये आ रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू 45 ग्राम आ जाएगा। क्लियर? KClO4 दे रखा है 275 ग्राम, KClO3 को 245 बाय मोलार वेट कर दो और मोल्स ऑफ O2, वेट ऑफ O2 के लिए सॉल्व कर लो। Either you can use mass conservation, but मुझे POC एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने POC लिखा है दोनों का। तो इतना कॉपी करो, इसके लिए सॉल्व करके बताओ ऑक्सीजन का वेट कितना आता है यहाँ। If you get the answer, you can type in chat box. ठीक है स्वयं प्रकाश, आंसर सही है। अनुराग, आंसर इज नॉट करेक्ट। 31 थोड़ा सा ओड नंबर, ऐसा कैसे आया 31? 32 समझ में आता है, 31 कैसे आया? राशि, आंसर नहीं आया अब तक? राशि, एटलीस्ट कुछ बोलो राशि। मैं जब भी नाम लेता हूँ अनम्यूट कर दिया करो बस, एटलीस्ट थोड़ा इंटरेक्शन हो। तुमने किसी ने कैमरा तो ऑन किया नहीं है। सर आया आंसर। चलो इसका 275 बाय 138.5 2 मोल्स आएंगे। 2 इंटू 1 मोल्स इंटू 1, तो इसके भी 2 मोल्स आ जाएंगे। 4 2 जा 8, चलो 8 2 को कैंसिल कर दो, हो जाएगा 2 2 2। मोल्स ऑफ O2 आ गए 4 माइनस 3, 32 ग्राम, 1 मोल। Is that okay?
Yes, sir. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पे। Calcium is reacting with O2 to give CaO, CaO reacting with Cl2 to give CaCl2, and इसको H2 ऐड कर देते हैं। One gram of calcium can produce how many gram of CaOH equal to I? क्वेश्चन है, 1 ग्राम कैल्शियम कितने ग्राम CaO2 प्रोड्यूस कर सकता है? सिक्वेंशियल रिएक्शन देखिए, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। देखो सेकंड क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम सॉल्व कर लेना एक साथ। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन, इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। Al2 से कुछ एक्सट्रैक्शन होता है, NaOH ऐड करते हैं, LOH ऑक्साइड बनता है, एक्स्ट्रा NaOH ये बनेगा, रिडक्शन करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। In order to get 100 gram of pure aluminium, how many grams of alumina is used? Even in this alumina we have some impurity of silica, impurity of iron oxide, जिसे हम white bauxite, red bauxite भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ impurity है, ये 40% प्योर है। इसका कितना वेट रिक्वायर्ड है to produce 100 gram of aluminium? In both the case you have to use PuSE। सारा का सारा कैल्शियम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम पे PuSE लगा दो, बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सारा का सारा एल्यूमिनियम यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, PuSE लगा। And if you get the answer, you can type in chat box.
Only two answers are there. गार्गी का आंसर आया है, राशि का आया है। राशि 1 ग्राम कैल्शियम OH CH का 1 ग्राम मिलेगा हमें। गार्गी 18.5 ग्राम, आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा, इतना ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए। 1 ग्राम कैन प्रोड्यूस 18.5 ग्राम। समथिंग इज रॉन्ग गार्गी। गौरी पाटिल का आंसर है दिस मे बी करेक्ट, विल सी। सर वो 1.85 मैंने पॉइंट गलत लगा दिया। ओके 1.85 is correct answer for first one. 1.85 gram is the correct answer. चलो देखते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हमें ये देखना है। सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस इनटू 1। so one molecule has one calcium, one has one calcium। सबसे पहले तो मैं ये लिखना, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना। अब बस इसके बाद कुछ बचता ही नहीं, फिर तो कैलकुलेशन पार्ट है। मोल्स वेट बाय मोलार वेट, weight upon molar weight 40 plus 16 117 17 2 34 74 74 को मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करने पे 1.85 आ जाता है एग्जैक्टली। इज दैट ओके फर्स्ट पार्ट? अनुराग समझ में आया? यस सर समझ में। अच्छा जस्ट एक एडवाइस है, और जो भी नासिक में रहता है, नासिक के बाहर रहता है उनको तो डेफिनेटली मैं एकदम नहीं बोल पाऊंगा, और जो भी नासिक में रहता है ट्राई करना एटलीस्ट हर 1 या 2 वीक में सेंटर पर आकर तुम मिल लो, और जब भी सेंटर पर आओ अपने लेक्चर नोट्स लेकर आना। यार तो तुम्हें थोड़ा सा हम एडवाइस कर पाएंगे कि लेक्चर नोट्स में और होमवर्क नोटबुक में होमवर्क भी तुम्हें दिया जाएगा, तो उसमें क्या तुम कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कैसे क्या करना चाहिए, उससे मतलब थोड़ा हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि तुम किस लेवल पे, तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। सेकंड, जब भी तुम आओ जस्ट एक कॉल पहले कर लेना। जनरली वी यूज्ड टू देयर फ्रॉम 12 to 5 और 1 to 5, बट स्टिल एक मैसेज कर लो या कॉल करो, तो आज आप अवेलेबल हैं तो मिलने आ जाओ, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि ये 1 साल डेफिनेटली हमने लाइफ में एक्स्ट्रा दिया है फॉर दिस प्रिपरेशन। तो हम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है प्रिपरेशन के लिए, हमें कोई बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करनी, कोई 12th का एग्जाम नहीं देना है, तो हम थोड़ा सा सिंसियर रहें। रिजल्ट क्या आता है तुम्हारा फाइनली ड्रॉप या रिपीट ईयर के बाद, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर डेफिनेटली ये करता है कि तुमने ये 1 साल कितना इनपुट दिया है अपनी लाइफ। यदि तुमने एक्चुअली, जैसे मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है कि सर रिपीट करने का सोच रहा हूँ या क्या करना है, तो मेरा पहला और स्ट्रिक्ट मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी अभी विलिंगनेस है कि हाँ हम 1 साल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से।
तो यदि विलिंगनेस है तो रिपीट करो, यदि विलिंगनेस नहीं है हमारे अंदर की नहीं हमें पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो डेफिनेटली यदि पढ़ने की इच्छा नहीं है तो तुम ऐसा है कि ये जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि चलो हमने टाइम दिया और अपने आप मार्क्स आ गए बिना पढ़े। मतलब इवन यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जो अभी मार्क्स आए होंगे। तो यदि हमने ये डिसाइड किया है कि हमें ड्रॉप लेना है, रिपीट करना है, तो हमें पूरा अपना 100% देना चाहिए। या और उसके लिए डेफिनेटली हमारे end से जो भी हेल्प बनेगी जिस भी मोड में, अभी ऑनलाइन चल रहा है, जब ऑफलाइन होगा, और जब तक ऑफलाइन ना हो तुमसे थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे, ताकि तुम स्टार्टिंग के फेज में भी कुछ गलत करो तो जल्दी से चीजें पिक कर लो कि क्या करना चाहिए। वी हैव इनफ टाइम फॉर बोथ द एग्जाम्स, हमारे एग्जाम्स मई में होने हैं, यदि टाइम पर हुए तो। टाइम पर नहीं हुए तो हो सकता है 1 से 2 महीना एक्सटेंड हो जाए, बट चलो अभी एज्यूम करते हैं टाइम पे ही होंगे। मई में एग्जाम होंगे, अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया है, अक्टूबर मिड मंथ मिला है हमें, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, हमारे पास 7 मंथ है, और जनरली 6.5 मंथ लगते हैं सिलेबस खत्म करने के लिए, जब रेगुलर भी क्लास होती है, तो टाइम इनफ है। बस हाँ, सिलेबस इस बार हमें ये हो सकता है कि सिलेबस खत्म होने के बाद यदि एग्जाम टाइम पे हो गई, जो एक्सपेक्टेड तो नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कम टाइम मिले, तो हमें साथ में ये इंश्योर करते चलना है जब भी हम कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस हम उतने तक कर लें अच्छे से कि हाँ इस पे हमारा कल एग्जाम हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस कर लें। या और अगेन दिमाग में तुम बिल्कुल ये लेके मत चलना कि हमारा रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वो चीजें बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, वो डेस्टिनी है, जो रिजल्ट मिलना है होना ही है। हमारे हाथ में क्या है, हार्डवर्क के प्रोसेस है, किस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे हाथ में। तो जो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में, डेफिनेटली हमें उस पार्ट को बहुत अच्छा रखना है, बजाय इस चीज का प्रेशर लेने के कि रिजल्ट क्या होगा। और तुम्हारे टेस्ट होंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि हर टेस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, टेस्ट में अप डाउन होता ही होता है। हमें हर टेस्ट से ये सीखना चाहिए कि इस टेस्ट में हमने क्या गलतियां की हैं एंड हाउ टू करेक्ट ऑन दैट मिस्टेक, ताकि हम अब आगे वाले आने वाले टेस्ट में वो मिस्टेक ना करें और कुछ मार्क्स इंप्रूव करें। तो हम जहां पे स्टैंड करें, डोंट कॉम्पिट विद अदर्स, हम सिर्फ दूसरों से थोड़ा सा ये गेन करें कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है, ऐसा सीखा जा सकता है, बजाय एक कंपटीशन के कि यार उसके इतने मार्क्स आ गए मेरे तो कम आए। मतलब वो काफी कभी कभी डिमोटिवेटिंग होता है, तो हम दूसरे से कॉम्पीट ना करने के बजाय मार्क्स में अपने खुद से ही कॉम्पीट करें। चलो मेरे इस बार इतना है, मैं अपने आप से इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम। प्लस दूसरे क्या सोचते हैं क्या करते हैं, तो ऑनलाइन मोड में डेफिनेटली उतना इंटरेक्शन है नहीं, तो वो वाला फैक्टर अभी तुम्हारे साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं तुम्हारे साथ। यदि ऑफलाइन हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड है, शायद दिवाली के बाद से कुछ ऑनलाइन से ऑफलाइन में कुछ क्लासेस कन्वर्ट हो, या और धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी, 1 या 2 होंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी। कोविड पे सब कुछ डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की परमिशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन, उसके बाद फिर कोविड सिचुएशन जैसी होती है। अच्छी बात यह है कि कोविड कुछ टाइम से थोड़ा सा कम अपने पीक पर आकर नीचे जा रहा है। होप ये चीजें जल्दी खत्म हो, ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मजा आए, थोड़ा सा इंटरेक्शन बेटर हो। अभी तो हमें भी ऐसा लग रहा है वर्चुअल पढ़ाना, स्टिल वी आर ट्राइंग टू गिव अवर 100% की कंटेंट डिलीवरी में कुछ कम ना हो। डेफिनेटली एक हमें जो अच्छी फीलिंग आती है बच्चों का एक्सप्रेशन देख के, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, उनसे थोड़ा हंसी मजाक करके, वो फीलिंग अभी हमारे साथ नहीं है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि तुम्हें कुछ कम ना मिले, जितना हम कंटेंट क्लास में देते हैं वो कंटेंट पूरा तुम तक पहुंच जाए, ताकि एग्जाम में हमें ये फील ना हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन से कुछ फर्क पड़ा एटलीस्ट। रही बात मजे आने वाली, मजे भी आएंगे जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी, वैसे अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम भी अपने एंड से थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, तुम्हें डाउट्स आते हैं तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहो, तुम चैट बॉक्स में मैसेज करो ड्यूरिंग द लेक्चर, तुम अनम्यूट करो। तो हमेशा मुझे नाम लेकर पूछने की जरूरत नहीं है, आया समझ में, ठीक है, 2-3 बच्चों ने वैसे ही बोल दिया, ठीक है हाँ सर हो गया, या ये डाउट है। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहो। और अगेन यदि कैमरा ऑन रखोगे तो मेरा यही है कि मुझे भी तुम्हें फीलिंग्स क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन हो, ऐसा है। तो ट्राई करो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से एटलीस्ट तुम सिचुएशन में हो, मतलब ऐसे प्रॉपर बैठे हो और कैमरा ऑन रहो। थोड़ा डाटा ज्यादा कंज्यूम होगा, बट आई डोंट थिंक कि डाटा मुश्किल से 100-200 पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है उसका, बस इफ यू डोंट हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और घर में यदि कंप्यूटर या लैपटॉप है, लेक्चर उस पर अटेंड करना है, नहीं है ऑप्शन तो फिर बात अलग है, अदरवाइज मोबाइल पे लेक्चर अटेंड नहीं करना होता है। और जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे है देने। यदि घर में नहीं है तो फिर हमारे पास अल्टरनेट अभी
नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों के घर पे होगा डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो उस पर ही अटेंड करो। और जब भी तुम पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेक्चर के बाद, यू डोंट नीड टू कीप योर मोबाइल विथ यू इन द रूम इन विच यू आर स्टडिंग। मोबाइल को बाहर रख के आ जाओ, मम्मी पापा को देके आ जाओ कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रही हूँ, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें डाउट्स आता है, पूरा 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद मोबाइल लिया, डाउट्स लिखा, टाइप किया, पिक्चर लिया और टीचर को सेंड कर दिया, या फिर लेक्चर में पूछ लिया, जैसा भी तुम्हें कंफर्टेबल फील। बट हमेशा हमारे साथ मोबाइल नहीं रहना चाहिए, बहुत डिस्टर्बिंग होता है मोबाइल। उसमें व्हाट्सएप स्पेशली, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उसमें कुछ भी मैसेज आया, हम पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा फोकस उस पर चला जाता है। तो वो सारा मतलब डिस्टर्बिंग चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटर है कि वो हमारे पास नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जहाज चल रहे हैं कि मोबाइल, हमारा कोई कॉल आएगा, जहाज डूब गया तो ठीक है, 2 4 5 घंटे नहीं भी मोबाइल के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट फिर मोबाइल देखा, कुछ काम है, 10 मिनट बाद वापस रख दिया। सेकंड, you need to make a proper schedule from morning 6 o'clock to evening 11 11:30 जब तक भी जगते हो। बट अगेन यदि 7:30 से तुम्हारी क्लास है कभी भी, तो ये कभी एडवाइस नहीं किया जाएगा कि तुम 12 बजे के बाद किसी भी कंडीशन में जाओ। बजाय 12 बजे के बाद जगने से सुबह 6 बजे उठ जाओ और पढ़ने लग जाओ। और अपने स्टडी को ब्रेक करो 3 से 4 स्लॉट में, 2 से 2.5 घंटे के स्लॉट, 2-2.5 आवर के कुछ स्लॉट्स बना लो अलग अलग, बजाय कंटिन्यूस सिटिंग। तो जब 2-2.5 आवर के स्लॉट्स होते हैं, इफेक्टिविटी ज्यादा आती है। और एक हमेशा रफ टारगेट लेके बैठना चाहिए, चलो ये 2-2.5 घंटे इसमें मुझे इतना कवर करना है। तो जब हम टारगेट लेके बैठते हैं तो थोड़ा सा उसमें वर्क करते हैं। फिर जब हमारा कोई टारगेट नहीं होता है सामने, तो बस चीजें चल रही होती हैं, काफी बार बीच में कुछ आ भी गया, हम उसमें पूरा फोकस कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। टारगेट रहता तो हमें पता लग जाता है कि हमने ये गलत किया है, मतलब ये चीजें हमने की है जो हमारे काम की नहीं थी, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, जितना टारगेट था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो एटलीस्ट कुछ प्लान, एक हमारा वीकली सॉरी डेली का शेड्यूल होना चाहिए, वीकली एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे चीजें करनी है आगे। क्लास में जो कराया जा रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज दैट क्लास के टॉपिक को छोड़ के तुम दूसरा कर रहे हो, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। छोड़कर क्लास में जो कराया जा रहा है उसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो, कि चलो इस चैप्टर के साथ मैं ये चैप्टर भी कर रहा हूँ, दैट इज ओके। बट उस जो भी करंट चैप्टर्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके तुम कुछ और कर रहे हो, मतलब फिर सेंस ही नहीं है उस चीज का। मतलब फिर तुम खुद सही कर लेते क्यों, हमने क्लासेस अटेंड करना चालू किया है। तो जितना तुम्हें एडवाइस किया जा रहा है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। डेफिनेटली यहाँ पे जो तुम्हारे टीचर्स हैं दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, उन्हें इस चीज का भी एक्सपीरियंस है कि बच्चा कब क्या गलत करता है रिपीट ईयर में और क्या सही करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें मैक्सिमम टीचर जो पढ़ाने वाले हैं क्लियर, वो खुद रिपीट, मतलब उन्होंने ड्रॉप रिपीट किया था, उन्हें इस चीज का बहुत अच्छे से समझ है कि क्या होता है, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या प्रेशर होता है, कैसे उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। और इवन तुम्हें भी कभी कुछ ऐसा नॉट रिलेटेड टू ओनली स्टडी, तुम्हें लगता है कि हमें टीचर से इस बारे में भी बात करनी चाहिए, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है, थोड़ा ये है, तुम डेफिनेटली फोन कॉल कर सकते हो, तुम सेंटर पे आके मिल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर 1 से 2 वीक में एक बार तुम आके मिलो। वो जब तुम मिलोगे 15-20-30 मिनट सेंटर पे रहोगे, अपने आप प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। मैं, मनीष सर और पाठक सर जनरली हम सेंटर्स पे होते हैं या, और शायद अभी दिवाली के बाद से और भी टीचर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि ऑफलाइन हो जाएगी तो सारे टीचर्स फिर नासिक नहीं होंगे, कुछ टीचर्स अपने होम टाउन में अभी, अदरवाइज सारे टीचर्स पूरे नासिक नहीं होंगे। चलो, Al2O3 giving aluminium. Weight of Al2O3 into 2 should be equal to weight of, sorry, moles of aluminum into 1 mole POC। एल्यूमिनियम पे POC लगा दिया हमने, ये 40% है। एज्यूम करो इसका वेट W यूज किया है, आउट ऑफ विच ओनली 40% एल्यूमिना इज देयर। इसमें तो सिर्फ 40% ही है, जितना भी वेट लोगे उसका 40% प्योरिटी।
तो वेट लिया W, उसका 40% प्योर है। एल्यूमिना इतना हो गया हमारे पास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 into 27 plus 16 into 3 weight of aluminium चलो इस वेट को 100 रख दो, 100 दे रखा है और इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। $54 plus 48 54 plus 48 ये 0 गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 into 2 8 और into 10। Is that okay this question? Yes, sir. Sure. Good, Amol. अच्छा अमोल, यू आर अमोल और शुभम? सर सॉरी, वो मेरा भाई यूज कर रहा था तो गलती से उसका नाम ये हो गया। हाँ मतलब तुम्हारा नाम शुभम है ना? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अमोल तो मैंने उसको तो बोलते भी नहीं देखा है कभी, उससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, उससे टाइप करता है, पता नहीं बोलता ही नहीं कभी। ओके अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे और बताओ जहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे। पीओसी ऑन नाइट्रोजन हमने लिखा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 1, नाइट्रोजन पे पीओसी लगा दिया, ठीक है। बट इफ रिएक्शन इज गिवन इन दिस मैनर N2 plus 3H2 giving twice of NH3, now what is POC on nitrogen? अब क्या इक्वेशन बनेगी जो ये इक्वेशन बनाई गई थी? गार्गी अनम्यूट करके बताओ क्या इक्वेशन बनेगी अब? सर जैसी की वैसी रहेगी, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मोल्स ऑफ N2 इंटू 2 किया, मोल्स ऑफ NH3 इंटू 2 कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। 2 is coefficient. One molecule of ammonia still contain one nitrogen atom. Coefficient will not create any difference in POAC. दिए हो चाहे नहीं दिए हो, हमें उसका यूज ही नहीं करना होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, कोफिशिएंट का हमें कभी यूज नहीं करना होता। Into 1. Note, coefficient will not create any difference in POAC.
Limiting reagent, reactant which gets consumed first during the change. Amount of limiting reagent taken initially will decide the amount of other reactant reacted and the amount of product produced. Excess reagent, वो reagent जो reaction complete होने के बाद भी कुछ बच जाता है excess में, limiting जो खत्म हो जाता है, limited है. क्लियर? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा क्या है ये एग्जैक्टली. देखो, we have one reaction N2 plus O2 giving N2O5. Now in this reaction 2 moles of nitrogen is reacting with 5 moles of oxygen. If you are taking 2, react with 5 to give 2 moles. 20 moles react with 50 moles to give 20 moles. Clear? Now the question is, अभी तो हमने इन्हें 2:5 रेशो में लिया है, बट अब जो रिएक्टेंट दे रखे हैं तुम उसे सेम रेशो में नहीं ले रहे हो जिस रेशो में वो रिएक्ट कर रहे हैं. तब कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, एक्सेस रिएजेंट. इसको तुमने ले लिया 20 और इसको ले लिया 40. क्या 20 मोल्स 40 मोल्स से रिएक्ट करेगा? नहीं, 20 तो 50 से करता है. तो इसमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा और जैसे ही वो रिएजेंट खत्म होगा रिएक्शन में, नाउ रिएक्शन विल स्टॉप, इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो प्रोसीडिंग रुक जाएगी क्योंकि हम सिर्फ ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया सिर्फ नाइट्रोजन N2O5 बना दें. एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया, नाउ रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इन द डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल स्टॉप देयर. तो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो चुका है और वो रिएक्शन को लिमिट करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए और कितना दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट करना चाहिए. क्लियर है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट? अनुराग, सुरेश? यस सर. चलो, तो अब इस केस में जब वो 2:5 के रेशो में नहीं है तो ये 40 मोल्स, इसके 40 लिए, 40 में से 40 रिएक्ट कर जाएंगे, 0 बचेंगे. क्लियर? एंड 40 कैन रिएक्ट विद 16 मोल्स ऑफ दिस. इसके हमने लिए थे 20 में से 16 रिएक्ट कर गए. 16:40 दैट इज 2:5 ना. 8 2 16, 8 5 40. इसके बच गए 4 एंड इट कैन प्रोड्यूस 16 मोल्स ऑफ दिस. तो इसका कितना अमाउंट लिया था इनिशियली वो डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और वही डिसाइड कर रहा है कि एक्सेस रिएजेंट का कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और कितना बचेगा. तो इसका बच गया है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन. जो बच जाता है रिएक्शन खत्म होने के बाद एक्सेस रिएजेंट, तो कंज्यूम हो जाता है पूरा लिमिटिंग रिएजेंट. यदि जिसको 20 और 50 ले लेते हैं देन बोथ विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट पॉसिबल है. जितने रिएक्टेंट हैं ऑल कैन बी लिमिटिंग रिएजेंट इफ दे आर गिवन इन द रेशियो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में दिया गया है, देन ऑल विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. सारे के सारे ही कंज्यूम हो गए. इज दैट ओके? यस सर. यस सर. चलो, जस्ट एग्जांपल था, लिख लो इस एग्जांपल को. लिमिटिंग रिएजेंट हो गया O2, एक्सेस वाला हो गया N2. अब ये तो चलो सिंपल सा केस था जिसमें हम जज कर पा रहे थे 20 40 कौन क्या लिमिटिंग है कौन एक्सेस में है. तो एक पॉइंट हमने ये ऑब्जर्व किया 20 मोल्स हैं 40 मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं वो मैटर नहीं करता है, किस रेशो में है वो मैटर करता है. तो देखो कुछ रैंडम सा केस आ गया, 3 4 5 रिएक्टेंट हो गए, कुछ कोएफिशिएंट भी हम रैंडम दे रखे हैं जिसमें हम देख के जज नहीं कर पा रहे हैं. तो वी हैव वन मैथमेटिकल रिलेशन बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट. वो देख लेते हैं हम. सर हाँ, सर ये 20 माइनस 16 कहाँ से आया? देखो कहां से आया. ये लिमिटिंग रिएजेंट है. मोल्स ऑफ O2 40 मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट 5. मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड बाय कोएफिशिएंट मोल्स ऑफ N2O5. ये कौन सा मेथड है?
क्या इसे मोल मेथड बोलते हैं? मोल्स बाय कोफिशिएंट। हाँ। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड आ जाएगा 8 into 2। इन दोनों को इक्वेट करोगे, मोल्स ऑफ N2O5 आ जाएगा। ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेड 16, ये प्रोडक्ट है तो प्रोड्यूस 16। 20 लिए गए थे इनिशियली, आउट ऑफ 20 16 has been reacted during the change, so the remaining will be 20 minus 16. Is that Yes, okay? sir. Yes, sir. ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अमाउंट की जगह मोल्स स्पेसिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन में अमाउंट बेसिकली वेट में भी आ जाता है, तो इट इज बेटर टू राइट मोल्स हियर। मोल्स को ही लेना ना, वेट को नहीं लेना है। तो व्हेन मोल्स इनिशियल ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, और इनिशियल मोल्स में पूरा प्रॉपर ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। when initial moles of all the reactant divided by their stoichiometric coefficient, the reactant which has smallest value of it will be the limiting reagent. Example देख लो, 2A plus 3B plus 7C giving 2D plus 5B। इसमें लेट से इसके कुछ मोल्स दे रखे हैं अलग अलग सब्सटेंस के, यहाँ पे दे रखे हैं 14 मोल्स, इसके दे रखे हैं हमें 18 मोल्स, और इसके दे रखे हैं हमें 42 मोल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल। क्लियर? कुछ मोल्स दे रखे हैं इनिशियली t इक्वल टू 0 पर। अब काफी रैंडम सा नंबर है, कोफिशिएंट भी रैंडम है, हम देख के तो जज नहीं कर पाएंगे। क्या करो, मोल्स को डिवाइड करो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 14 by 2, 18 by 3, 42 by 7, तो ये 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। चलो इसका मैं 45 कर देता हूँ, अभी के लिए फर्स्ट केस में कंफ्यूजन ना हो। So 1, 7, 6, 6.5. 6 is the smallest of them. ये limiting reagent हो जाएगा जो सबसे छोटा है। So when moles divided by stoichiometric coefficient, the smallest value of it will give the limiting reagent. अब ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करेंगे। At the same time, the amount of product produced will be decided by B. चलो देखते हैं उसे भी हम। इतना कॉपी कलम में ऊपर रख करके फिर सॉल्व करता हूँ।
मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। चलो ये हमें जो वैल्यू दे रखा है मोल्स ऑफ बी, दैट शुड बी द रिएक्टेड मोल्स ऑफ बी, बट ए के जितने मोल्स लिए वो सारे रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्सेस रिएजेंट। Na के लिए सॉल्व कर लो इन दोनों को इक्वेट करके। 12 Nc 6 7 42, Nd 6 2 12, Ne 6 5 30। तो इतने ए के मोल्स रिएक्ट किए, इतने सी के किए और डी और ई के प्रोड्यूस हुए। अब क्वेश्चन है कितने मोल्स ए और सी के बचेंगे, वो भी देख लेते हैं हम। 14 में से 12 रिएक्ट कर गए, 14 minus 12, 2 आर द रिमेनिंग मोल्स। क्लियर? 18 पूरे रिएक्ट कर गए, 0 रिमेनिंग मोल्स, ये बचे हुए मोल्स हैं 2 0। 45 में से 42 रिएक्ट कर गए, 3 आर द रिमेनिंग मोल्स। इसके प्रोड्यूस हुए 12, इसके प्रोड्यूस हुए 30। जो सर्कल किए, दिस आर द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। 2 0 3 12 30। क्लियर है? सुयश, स्वयं प्रकाश, सृष्टि, रोहन, राशि। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम में से कितने लोगों को बुकलेट मिल चुके हैं? मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट कितने लोगों को मिल चुका है? रेज योर हैंड्स। सर लास्ट ईयर का है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, खुद से ही क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ ग्रुप पर। होमवर्क क्वेश्चंस मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, वो कर लेना पहले। चलो, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। एक क्वेश्चन देता हूँ, करना तुम लोग।
If you want reaction, reactant तुम्हें दे रखा है, one of the product is given, कितना बना है पूछा गया है, तो क्वेश्चन में रिएक्शन में बहुत ज्यादा बचता नहीं है, बचा क्या, ये H2CO3 बन जाएगा, which exists in the form of H2O plus CO2. डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है ना, यदि हमें कोफिशिएंट नहीं पता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So we always need balancing of reaction in order to find limiting reagent. If anybody want molecular mass of anything, तो पूछ लेना चैट बॉक्स में अनम्यूट करके. एटॉमिक मास में 20 तक याद होने चाहिए.
कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स वेट बाय मोलर वेट किया 0.5 अपॉन कोफिशिएंट 3, weight by molar weight 0.75 by coefficient 2. This quantity is less, limiting reagent ये आ गया. Amount of calcium phosphate formed. चलो ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा. Amount of unreacted reagent. दोनों हमें बताने, तो मोल मेथड यूज कर लो. Moles of CaCO3 by coefficient, moles of H3PO4 reacted by coefficient, moles of calcium phosphate produced by coefficient. Moles of H3PO4 कितना रिएक्ट किया 1/3. Moles of calcium phosphate कितना बना 1.5/3, 1/6 मोल. पहले का आंसर हो गया 1/6 और दूसरे का आंसर हो गया 0.75 माइनस 0.33. इतना रिएक्ट किया है और इनिशियल था 0.75 मोल. 0.75 minus 0.33 is the answer for the second part. Is that okay, everyone? Yes, sir.